लास्ट वाला जो ऐसे था उसमें हमने लिखा था एज सेड बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। तो अब ये देखिए डाइवर्सिटी आपके इंट्रो में, बॉडी में, कंक्लूजन में, ये डाइवर्सिटी होनी चाहिए। आपको भीड़ से थोड़ा अलग करना। गालिब का एक बहुत फेमस शेर है कि रात दिन गर्दिश में है 7 आसमां, हो रहेगा कुछ ना कुछ, घबराएं क्या। तो ये बहुत कुछ कह दिया गालिब ने आज से 150-250 साल पहले। यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्रे देवता, मतलब वेयर देयर इज सिक्योरिटी ऑफ वुमेन, रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन एंड कहा जाए प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, देयर रिजाइड्स गॉड। फिराक गोरखपुरी मतलब हमारे दिल में समाये हुए हैं, ऐसे समझिए। गालिब, मीर, फिराक गोरखपुरी। तो जैसे ये सवाल तो हमने मतलब उनका हिंदुस्तानी वो लिखना था, तो हमने लिखा कि ये शेर था कि सकूत तोड़ के कुम की सदा है तेरी सदा, और नज़र उठा के इन आँखों का रस संजीवनी। ज़बानी तो बदल रही है, जहन नहीं बदल रहा। तो हमने उस अपनी जो नॉलेज थी, अपनी उर्दू वाली फ़िलासफ़ी थी, क्योंकि अल्लामा इकबाल को पढ़ा है और बाकी दीगर जो फ़िलासफ़र्स हैं उन सबको पढ़ा है, क्योंकि हम याद करके गए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के कोट, हम याद करके गए थे मदन मोहन मालवीय जी के कोट, हम याद करके गए थे स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा है। तो जब हमने वो उनका एक्सप्लेनेशन लिखा, फिर आगे लिखा कि जैसा कि मदन मोहन मालवीय जी ने हमें बताया है, जैसा कि हमें दूसरी जगह मैंने लिखा जैसा कि हमें स्वामी विवेकानंद जी ने मार्गदर्शन दिखाया है। तो इस तरह की चीज़ें करने से आप इनोवेटिव कुछ कीजिए। एग्जामिनर के सामने एकदम ऐसी कॉपी आई जिसमें कुछ अलग सा तो वो डेफिनेटली आपको अगर 70 नंबर दे रहा होगा तो 90 ऑटोमेटिकली पहुंचा दे। उर्दू गज़ल ने गालिब को और गालिब ने उर्दू गज़ल को बनाया। क्योंकि हमने ये कहीं से पढ़ा नहीं था, खुद से ईजाद किए हैं बहुत सारी चीज़ें। तो सोच के आप उस पर जितना वर्क करेंगे ऑप्शन पे उतना अच्छा होगा। इसी तरह से मीर की शायरी मौसीकी और मौसीकी मीर की शायरी है। ये जो चीज़ें हैं, मतलब इनोवेशन कीजिए आप। शॉर्ट नोट जो बनाए उसमें ये था कि हमें अगर आधा घंटा भी मिलता है तो हम अपने उन नोट्स को रिवाइज कर एक पेपर का। तो उससे क्या होता है कि लास्ट टाइम में हमें वाकई में पैनिक होते हैं बच्चे, एंशियस हो जाते हैं, नर्वसनेस होती है। तो उससे बचने के लिए अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं तो लास्ट में आपको इतना ज़्यादा फील होता है कि मैंने सारा सिलेबस कर लिया। और जहाँ आपको ये फील आया तो आप जैसे ही इस फील को करते हैं कि मैं सारा सिलेबस कर गया हूँ, तो ऑटोमेटिकली आप जो है वहाँ पे जाके कलम और आप बादशाह हो जाते हैं। बाजीचा या अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। मैंने पहली बार UPPCS में, मेरा पहली बार प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस पहली बार में हुआ और इंटरव्यू होकर सर्विस मिल गई इस साल। वाह, माशाल्लाह, ग्रेट। दोस्तों, एक बार फिर से आज के इस इंटरव्यू में हमारे साथ एक ख़ास मेहमान हैं अनवर हुसैन, जिन्होंने इस बार UPSC 2022 क्रैक की है। UPSC की जर्नी हो या फिर स्टेट सर्विसेज जो आप क्रैक करते हैं उनकी जर्नी हो, ऑलमोस्ट सेम होती है। शुरुआत कब हुई, इन्होंने तैयारी कैसे की, क्यों इन्हें लगा कि सिविल सर्विसेज में आना चाहिए, एजुकेशनल बैकग्राउंड जानूंगा और इनके बारे में। सबसे पहले अनवर, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस सक्सेस। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। साथियों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को IAS मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में बताना चाहूंगा। एक ऐसा प्रोग्राम जो आप सभी के लिए डिजाइन किया गया है, एक ऐसा प्रोग्राम जो आपकी सारी जरूरतों को समझते हुए बनाया गया है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ एक गाइड करने वाला हो, एक बताने वाला हो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलत है, क्या सही है। चाहे हम प्रीलिम्स की बात करें, मेंस की बात करें या इंटरव्यू की बात करें, आंसर राइटिंग हो, ऐसे हो या CSET हो, सारी चीज़ें बैक टू बैक कंप्लीट चीज़ें आपको, कंप्लीट सर्विसेज घर बैठे आपको मिलने वाली है ऑनलाइन। मैं बात कर रहा हूँ IAS मेंटरशिप प्रोग्राम रियासत अली सर, जो ओल्ड राजेंद्र नगर में स्थित हैं और पिछले 11 सालों से वो मेंटरशिप प्रोग्राम कर रहे हैं। और कई ऐसी सक्सेस स्टोरी है जो इनके मेंटरशिप प्रोग्राम से निकला है और सिविल सर्विसेज क्रैक की है। तो अगर आपको भी इस मेंटरशिप का हिस्सा बनना है तो आज ही रियासत अली सर से बात करें और उनकी जो IAS मेंटरशिप फाउंडेशन प्रोग्राम है उसको ज्वाइन करें, क्योंकि दोस्तों ये बैच जो है वो 17 नवंबर से शुरू होने वाली है, जहां पे जनरल स्टडीज, प्रीलिम्स, मेंस, एसे और CSET ये सारी चीज़ें थ्रू 1-to-1 मेंटरशिप के अंदर होने वाली है, जो रियासत अली सर की अपनी मेंटरशिप प्रोग्राम है। आप सभी के लिए आपके साथ डिस्कस की जाएगी, लाइव आंसर राइटिंग सेशन होगा दोस्तों। 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम है ये। रिवीजन मॉक टेस्ट, इसके बाद है टारगेटेड शेड्यूल डे वीकली होगा, ऐसे राइटिंग विथ बेस्ट स्ट्रेटजीज, उसके बाद CSET लाइव लेक्चर, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें दोस्तों, ये रियासत अली सर आपको 1 कॉल में अवेलेबल हैं। रियासत अली सर आपको हर सर्विसेज देने वाले हैं। आज ही रियासत अली सर से बात करें और IAS मेंटरशिप प्रोग्राम जो है। आप अपने बारे में बताइए और एजुकेशन बैकग्राउंड और फैमिली के बारे में। मेरा नाम मोहम्मद अनवर हुसैन है, मैं अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मेरी बचपन से तालीम जो है STS हाई स्कूल मिंटो सर्किल से मैंने 10th किया है, उसके बाद +2 भी वहीं से किया
उसके बाद बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने एएमयू से ही किया है। अच्छा। और 9th से लेकर 12th तक जो है मेरे पास इंग्लिश मीडियम था, लेकिन एक सब्जेक्ट मैंने रखा था, वहाँ पे चॉइस मिलती है, तो मैंने एडवांस उर्दू ऑप्शनल मतलब एक सब्जेक्ट रखा था अपना, एडवांस उर्दू लिटरेचर पढ़ने के लिए। ठीक है। अब उसके ग्रेजुएशन के बाद हमने जो है मास्टर्स के लिए अप्लाई किया था यूरोपियन यूनियन में, तो हमें इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप मिली थी। अब उसमें हमें 40% स्कॉलरशिप मिली थी और 60% जो है वो हमें खुद से मैनेज करना था, पर घर का फाइनेंशियल जो कंडीशन थी उस हिसाब से 60% वहाँ के लिए मैनेज करना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। कोर्स था मास्टर्स ऑफ शिप डिज़ाइन। अच्छा। मास्टर्स इन शिप डिज़ाइन कोर्स बहुत अच्छा था, अलग अलग 4 कंट्रीज़ में अलग अलग सेमेस्टर्स थे। खैर अब वो ये हुआ, तो उसी दौर में रिज़ल्ट आया था नूरुल हसन भाई का, एहतिशाम भाई का। उस दौर में अलीगढ़ से हमारे यहाँ से 6 लोग यूपीएससी में सेलेक्ट हुए थे, 4 इंजीनियरिंग कॉलेज के थे और 2 मेडिकल कॉलेज फैकल्टी के। अब उसको देखा तो हमने सोचा कि अगर हम ये मतलब अपना करियर यूरोप में परस्यू नहीं कर सकते और अभी हमारे पास ये फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस तरफ तैयारी की जाए। तो वो ट्रिगर पॉइंट था, वो मेरे लिए ट्रिगरिंग पॉइंट था जब ये 6 लोगों का एडमिशन सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद हमने यहाँ न्यूज़पेपर वगैरह देखा, सिलेबस वगैरह सर्च किया, सभी लोग करते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि इसमें बुनियादी चीज़ें क्या हैं, स्ट्रक्चर देखा, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू। उसके बाद ये हुआ कि अच्छा किससे मिला जाए, शऊर भी आना चाहिए था, गाइडेंस चाहिए थी। उसके लिए फिर हमने जब न्यूज़पेपर पहले पढ़ते थे तो पूरा दिन एक लगाया शुरू में। अच्छा। आज भी मतलब बहुत से लोग पढ़ते हैं जो न्यू एस्पिरेंट होते हैं, उनको पूरा दिन लगाते हैं, ऐसे हम भी थे। अच्छा। उस फेज से सभी गुजरते हैं उमूमन। विजन की जो मंथली मैगजीन होती थी उसको हमने लिटरली एक महीने में पढ़ते थे और आज उसको 2-3 दिन में ख़त्म कर देते हैं, पूरा कंप्लीट कर देते हैं। तो ये फ़र्क, क्योंकि गाइडेंस नहीं हो और गाइडेंस हो, ये डिफरेंस आया था। जब आपके पास गाइडेंस नहीं होती तो आप जो है बहुत ज़्यादा टाइम करते हैं और जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो फोकस्ड एरिया, उसको मिस कर जाते हैं। सभी को जो जनरल चीज़ें उनको भी याद करते हैं, हम डाटा याद करते थे। बताइए, प्रीलिम्स नहीं हुआ था, उसमें दिया भी नहीं था, तब भी डाटा याद करते थे। तो वो गाइडेंस की कमी की वजह। ऑप्शनल को लेकर मैं हमेशा से कंफ्यूज था कि मैथ्स लें या ज्योग्राफी लें या उर्दू लिटरेचर। ये अक्सर लोगों के साथ होता है, नए स्टूडेंट के साथ क्या चूज़ करें। तो मैंने ये एक बेसिक क्राइटेरिया था कि मैथ्स को मैंने लिटरली मतलब 1 महीना अराउंड पढ़ा और उसके सिलेबस देखा, उसका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे, उनको ट्राई किया। ठीक है। इसी तरह से फिर मैंने ज्योग्राफी के साथ भी किया। सविंदर सिंह फिजिकल ज्योग्राफी की बुक है, उसको पढ़ा। माजिद हुसैन सर की किताब पढ़ी। तो इनको पढ़ने के बाद मुझे फिर मैंने 1 महीना उर्दू को भी दिया। अच्छा, चूंकि मेरी वो नॉलेज जो थी 9 से लेकर 12th वाली एडवांस उर्दू वाली, जब मैंने उर्दू पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा अरे ये तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ। बाले जिब्रील मैंने 9th में ही पढ़ी हुई है। मीर तकी मीर मैंने ऑलरेडी 10th में कवर किए हुए हैं। गालिब को मैंने ऑलरेडी 11th में 9th में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। नहीं, मेहनत तो बहुत ज़्यादा करनी थी क्योंकि आपको बेस यहाँ से मिला है, आप ऑलरेडी तो आगे एक्सेलेरेट कर सकते हैं। उस सिलेबस से एक तरह से जान पहचान थी। तो मैं आने वाले जो हमारे लोग हैं तो इस बेसिस पे मैंने। तो अभी आपका ऑप्शनल पेपर क्या है? उर्दू लिटरेचर से मेरा सिलेक्शन है। मैंने पहली बार यूपीपीसीएस में मेरा पहली बार प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस पहली बार में हुआ और इंटरव्यू होकर सर्विस मिल गई इस साल। वाह, माशाल्लाह, ग्रेट। मतलब ये फर्स्ट अटेम्प्ट था? जी, ये मतलब प्रीलिम्स पहली बार हुआ था यूपीपीसीएस का मेरा। बहुत बढ़िया। यूपीपीसीएस की तैयारी के लिए क्या अलग किया था आपने? कुछ तो अलग से किया होगा। जी, मैंने क्या किया था कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर से ऑप्शनल के, क्योंकि हमको ये पता था कि अगर धूप आ रहा चेहरे पे। हाँ, यहाँ पे। जी, क्योंकि हमको ये इल्म था कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ऑप्शनल पे, ऐसे पे, इथिक्स पे और बाकी जीएस के 3 पेपर हैं, उन पे बहुत अच्छे से काम करना होगा। यूपीपीसीएस की बात कर रहे हैं? यूपीपीसीएस की। इसमें यूपीपीसीएस में एक पेपर होता है एडिशनल, जो 150 मार्क्स का हिंदी का पेपर। तो उसके लिए हमने क्या किया था, जो अक्सर इंजीनियर लोग दिमाग लगाते हैं कि हैक निकालते हैं। जी, हिंदी का जो है मैंने उसमें ये हैक निकाला कि जो एक व्याख्या करने वाली अंडरलाइन, मतलब एक पैसेज देते हैं, उसकी कुछ अंडरलाइन होती है, उसको आपको मीनिंग लिखना होता है, तो व्याख्या करनी होती है, एक्सप्लेन करना होता है अपने लफ्ज़ों में। तो हमने क्या किया, क्योंकि पता था फिलॉसफी से शुरू से इंटरेस्ट रहा है, तो हमने ज़बानी तो बदल रही है, जहन नहीं बदल रहा। तो हमने उस अपनी जो नॉलेज थी, अपनी उर्दू वाली फ़िलासफ़ी थी, क्योंकि अल्लामा इकबाल को पढ़ा है और बाकी दीगर जो फ़िलासफ़र्स हैं उन सबको पढ़ा है, तो हमने उस नॉलेज को वहाँ लगाया। जो व्याख्या करनी थी हमने उसका पूरा मीनिंग लिखा, मफ़हूम लिखा हिंदी में, और उसके बाद हमने लिखा कि जैसा कि, क्योंकि हम याद करके गए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के कोट, हम याद करके गए थे मदन मोहन मालवीय जी के कोट, हम याद करके गए थे स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा है। तो जब हमने वो उनका एक्सप्लेनेशन लिखा, फिर आगे लिखा कि जैसा कि मदन मोहन मालवीय जी ने हमें बताया है,
हाँ। जैसा कि हमें दूसरी जगह मैंने लिखा, जैसा कि हमें स्वामी विवेकानंद जी ने मार्गदर्शन दिखाया है। तो इस तरह की चीज़ें करने से आप इनोवेटिव कुछ कीजिए। एग्जामिनर को अगर आप एक साथ मोनोटोनस कॉपी मिल रही है एक जैसी, और उसने एग्जामिनर के सामने एकदम ऐसी कॉपी आई जिसमें कुछ अलग सा तो वो डेफिनेटली आपको अगर 70 नंबर दे रहा होगा तो 90 ऑटोमेटिकली पहुंचा देगा। तो इस तरह अब मुहावरे वाला जो सेक्शन है उसमें लोग क्या करते हैं कि मतलब ये इमरान ने या सलीम ने ये किया या राम शाम, और इस तरह से वो जो है लिख देते हैं मुहावरे बना के। तो हमने क्या किया, नहीं, एक मुहावरा आया, मान लीजिए हमने लिखा कि हमारे मुल्क भारत को आज इस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत है कि वो चाइना के साथ या मतलब कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ पे मुहावरे बनाए हमने, तो वो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्योंकि आप अगर सिर्फ सिंपल एक मुहावरा बना रहे हैं और वहाँ 30 नंबर के मुहावरे, और आप एक कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ पे रिलेटेड बना रहे हैं, पहले से सोच के गए आप कि मेरे ये ब्रॉडर 30 थीम है या 40 थीम है, अगर ऐसा आता है तो इस तरह के मुहावरे में ये लिखूँगा। तो वो हमने किया, तो वो हिंदी का पेपर हमारा बहुत अच्छा लगा, टाइम से पहले हो गया था। और फिर ऑप्शनल पे हमने ये किया था कि शॉर्ट नोट्स बनाए थे। पहले एक बहुत ही पढ़ा उसको अच्छे से, सिलेबस को बहुत, सबको जो भी सिलेबस में है, सारी बुक्स, सारे शायर नसरगार सबको पढ़ा। उसके बाद उनको एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाए। मतलब हर शायर के ऊपर, हर नसरनिगार के ऊपर, जो भी सिलेबस का, उर्दू लिटरेचर का डेवलपमेंट या उर्दू की और जो भी खुसूसियात हैं दक्कनी के बारे में या जो भी सिलेबस में, उसको हमने नोट्स बनाए उसके ऊपर बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली, 3, 4, 5, 6 मतलब अच्छे से कॉपी बनाए, एक एक कॉपी बना के फिर उनके शॉर्ट नोट्स बनाए। शॉर्ट नोट जो बनाए उसमें ये था कि हमें अगर आधा घंटा भी मिलता है तो हम अपने उन नोट्स को रिवाइज कर लें एक पेपर का। तो उससे क्या होता है कि लास्ट टाइम में हमें वाकई में पैनिक होते हैं बच्चे, एंशियस हो जाते हैं, नर्वस होनेस होती है। तो उससे बचने के लिए अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं तो लास्ट में आपको इतना ज़्यादा फील होता है कि मैंने सारा सिलेबस कर लिया। और जहाँ आपको ये फील आया तो आप जैसे ही इस फील को करते हैं कि मैं सारा सिलेबस कर गया हूँ, तो ऑटोमेटिकली आप जो है वहाँ पे जाके कलम और आप बादशाह हो जाते हैं। वहाँ जब आपने कलम चलाया तो फिर ये समझ लीजिए कि जैसे एक सवाल आया था, मुझे याद है, फिराक गोरखपुरी की हिंदुस्तानी उनासिर पर लिखना था सवाल। तो वो 3 पेज का सवाल था, 15 नंबर का क्वेश्चन था। तो हमने देखा कि अच्छा इस पे लिखना है। फिराक गोरखपुरी मतलब हमारे दिल में समाये हुए हैं, ऐसे समझिए, गालिब, मीर, फिराक गोरखपुरी। तो जैसे ये सवाल, तो हमने मतलब उनका हिंदुस्तानी वो लिखना था, तो हमने लिखा कि ये शेर था कि सकूत तोड़ के कुम की सदा है तेरी सदा, और नज़र उठा के इन आँखों का रस संजीवनी। तो अब एक इसमें पहला वाला जो है, जो कुम की सदा है, वो एक हिंदुस्तानी, वो इस्लामी फ़लसफ़ा है, और जो इन आँखों का रस संजीवनी वही मतलब जो वेदों में हमारे बताया गया है, हमारे मुक़द्दस ग्रंथ जो हैं उनके अंदर बताया गया कि संजीवनी के बारे में। तो फिराक गोरखपुर ने एक हिंदू इस्लामिक जो फ़िलासफ़ी है या सिविलाइजेशन या तहजीब है उसको एक शेर में बुन दिया, इससे इंट्रोड्यूस किया हमने। अब कोई और रट के गया है आंसर तो वो लिखेगा फिराक गोरखपुरी साहब गोरखपुर के रहने वाले थे, उनकी शायरी में ये चीज़ है। तो ये नहीं करना, आपको इनोवेशन करनी है हर जगह। इसी तरह से गालिब के ऊपर एक क्वेश्चन था, तो कंक्लूजन में हमने लिखा था कि उर्दू गज़ल ने गालिब को और गालिब ने उर्दू गज़ल को बनाया। क्योंकि हमने ये कहीं से पढ़ा नहीं था, खुद से ईजाद किए हैं बहुत सारी चीज़ें। तो सोच के आप उस पर जितना वर्क करेंगे ऑप्शन पे उतना अच्छा होगा। इसी तरह से मीर की शायरी मौसीकी और मौसीकी मीर की शायरी है। ये जो चीज़ें हैं, मतलब इनोवेशन कीजिए आप, रट के मत जाइए। मतलब कि आपको कुछ अलग करना है। जी, भीड़ बहुत है, आपको कुछ अलग करना है। और जब आप अलग, वही कहता हूँ ना कि टेक्निकली आप लोग को स्ट्रांग होना पड़ेगा। पढ़ तो तैयारी तो सबको लोग कर लेते हैं, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ 1000 लोगों का, 500 लोगों का ही होता है। वो वही होते हैं जो टेक्निकली और इनोवेटिव, जैसा कि अनवर कह रहे हैं, इनोवेटिव कुछ अलग करना होगा। कुछ ऐसा कीजिए जो कि क्लिक करे एग्जामिनर को, जो दिखे आपकी कॉपी में, हाँ ही हैज़ डन समथिंग डिफरेंटली ऑन पेपर। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको कामयाब बनाने में मदद करती है। अगर हम रिसोर्सेज की बात करें, अगर यूपीपीसीएस की बात करें रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज कहाँ से आपको मिली? अगर ऑप्शनल की बात करें, प्लस जीएस की बात करें, और कैसे कैसे आप उसको अरेंज किया आपने? देखिए, प्रीलिम्स का जो है मतलब 3 स्टेज में, तो प्रीलिम्स का जो है उसके लिए यूपीपीसीएस की अगर किसी को तैयारी करनी है तो लूसेंट जो येलो बुक आती है, येलो ऑरेंज फॉर्म में, उसको अच्छे से पढ़ें। उसका मतलब बारीक बीनी के साथ, लूसेंट में क्या रहता है? लूसेंट में हम बताते हैं, उसका बारीक बीनी के साथ मुताला करने की ज़रूरत है। जैसे लूसेंट में साइंस वाला पोर्शन है, आप उसमें साइंस में बॉटनी वाला पोर्शन उसको कवर कीजिए, जूलॉजी वाला कवर कीजिए, उसके बाद केमिस्ट्री कवर कीजिए, फिजिक्स कवर कीजिए, फिर आइए वर्ल्ड
वर्ल्ड ज्योग्राफी पे, फिर इंडियन ज्योग्राफी पे, फिर एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। अगर ये पार्ट आपने कवर कर लिए और पॉलिटी आपने लक्ष्मीकांत से कवर कर लिया, इकोनॉमी आपने मान लीजिए एनसीईआरटी से या रमेश सिंह बुक है उससे या मुरनाल सर के वीडियो से कवर कर ली है, और रहा क्या मतलब और बाकी एग्रीकल्चर वगैरह ये सब घटना चक्र भी कुछ होता है। जी वो बता रहे हैं। तो ये अगर बेसिक बुक्स हैं जो कवर कर लिए हैं, पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत। फिर एक घटना चक्र की जो एक क्वेश्चन बुकलेट की फॉर्म में आती है, वो 5 मॉड्यूल है मेरे ख्याल से। हमने तो 3 ही पढ़े थे, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस का 3 पढ़े थे हमने। तो वो एक जैसे आपने ये सब पढ़ लिया, उसके बाद इनको जब लगाएंगे तो आपका रिवीजन होता जाएगा। सी सेट वाला पोर्शन है वो तो आप देख ही सकते हैं, हिंदी भी आती है और रीजनिंग, एप्टीट्यूड, मैथ्स भी आता है। अब रहा मेंस का। मेंस के लिए 4 पेपर हमारे जीएस के, एक हिंदी का है, एक ऐसे का है। अब ऐसे के लिए देखिए क्या करना होगा, 3 ऐसे लिखने होते हैं आपको, अलग अलग थीम्स पे। तो हमने क्या किया था, उसमें भी एक ये सोचा कि कुछ अलग डिफरेंट करते हैं। पहले ऐसे का मेरा जो कंक्लूजन था, मुझे आज भी याद है, मैंने लिखा था यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्रे देवताः, मतलब वेयर देयर इज सिक्योरिटी ऑफ वुमेन, रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन एंड कहा जाए प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, देयर रिजाइड्स गॉड। तो ये संस्कृत का एक श्लोक है, तो हमने याद किया हुआ था। तो पहला इस पे, दूसरा हमने लिखा था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, दूसरे ऐसे में कंक्लूजन में, मतलब इन ऑर्डर टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू एंड टू टेक दीज एंड दीज मेजर्स। वो फिर हमने एक कंक्लूजन उसका इस तरह से लिखा। लास्ट वाला जो ऐसे था उसमें हमने लिखा था एज सेड बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। तो अब ये देखिए डाइवर्सिटी आपके इंट्रो में, बॉडी में, कंक्लूजन में, ये डाइवर्सिटी होनी चाहिए। अगर ये डाइवर्सिटी होगी, मैंने वही कहा, इनोवेशन आपको भीड़ से थोड़ा अलग करना है, और वही वजह है कि मतलब सिंगल उसमें ही मेरा अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रोक में हो गया। तो ये एक इसका है। अब एथिक्स वाला जो पोर्शन है उसके लिए हमने ये किया कि जो सिलेबस में है, मतलब कीवर्ड जितने भी, इंटीग्रिटी, टॉलरेंस, एथिक्स, मोरालिटी, वैल्यूज़, इमोशनल इंटेलिजेंस और प्रॉबिटी, पब्लिक सर्विस, जो भी है सिलेबस में, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, इन सब का हमने पहले एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में नोट्स बनाया। उसमें हमारे एक सीनियर हैं फरमान भाई, उन्होंने बहुत हेल्प की थी हमारी। तो एथिक्स का नोट्स बनाया, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब बहुत ही ज़्यादा एलेबोरेट फॉर्म में, एग्जाम्पल भी हैं, थ्योरी है, सब कुछ। फिर उसको हमने क्या किया, वही शॉर्ट नोट्स बनाए उसका। शॉर्ट नोट्स बना के मुश्किल से 10 या 12 पेजेस थे, वो पूरा एथिक्स उसमें आ गया था। अब हम बात करेंगे ऑप्शनल पेपर की, जो लिटरेचर है आपकी, उर्दू लिटरेचर, इसकी क्या रिसोर्सेज थी आपकी, और इसके लिए क्या आपकी अप्रोच थी यूपी सिविल सर्विसेज के को अगर बात करें तो? मतलब उर्दू से रिलेटेड हमारा यही था, सबसे पहले हर चीज़ से कि सिलेबस देखना है और प्रीवियस ईयर के पेपर देखने। अगर कोई भी शख्स ये चीज़ें 2 कर लेता है, सिलेबस और प्रीवियस ईयर के पेपर, तो वो इस एग्ज़ाम में कोई भी मतलब स्टेज हो उसको आराम से आसानी बाशऊर के साथ जो है उसको क्वालिफाई कर सकता है। जी वही किया हमने, सिलेबस देखा, सिलेबस के बाद जो भी उसमें प्रेस्क्राइब टेक्स्ट थी, जैसे किताबें थी मीर अमन की बागो बहार है, इसी तरह से गुबार खातिर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, इसी तरह से गालिब की खतूत गालिब है, और भी दीगर हैं। ऐसी शायरी में बाले जबरील है, मीर तकी मीर की इंतखाब कलाम मीर है, और दीवान गालिब हैं, और भी हैं। तो इनका हमने बहुत अच्छे से पहले स्टडी किया, मतलब इनको ख़रीद कर लेकर आए और इनको पढ़ा, तो कुछ चीज़ें समझ में आई। ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम में कहाँ समझ में नहीं आएगा, कुछ आया 10% भी आया मान लीजिए, फिर हमने उसको दोबारा से रिवाइज़ किया। फिर थोड़ा सा आया, मान लीजिए 12% हुआ, फिर रिवाइज़ किया। तो ऐसे करके मैंने उर्दू शायरी वाला जो पोर्शन है अपना, उसको मतलब 60 से 70 बार पढ़ा था। तो उस वजह से मुझे शेर ऐसे याद हो गए थे कि मतलब मैं चलते फिरते चाय पीने जा रहे हैं हम लोग, तो दोस्त लोग जा रहे हैं, तो मैं कोई बात हुई, कोई टॉपिक मिला, फौरन उस थीम का एग्जैक्ट। जैसे अभी एक शेर याद आ रहा है कि रात, मतलब जब मैं तैयारी के फेज में था, मैं हमेशा कहता था, गालिब का एक बहुत फेमस शेर है कि रात दिन गर्दिश में है 7 आसमां, हो रहेगा कुछ ना कुछ, घबराएं क्या। तो ये बहुत कुछ कह दिया गालिब ने आज से 150-250 साल पहले, कि सबके साथ कुछ ना कुछ मजबूरियाँ होती हैं, गर्दिश हर वक्त लगी रहती है। तो उम्मीद जो है हमें उसको नहीं तोड़ना चाहिए, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। होप जो है वो ऐसी चीज़ है जो मुर्दे इंसान को भी ज़िंदा बना देती है। तो वही बात है कि आप जो है उम्मीद रखिए। और ऑप्शनल से रिलेटेड अब हम आते हैं कि मैंने ऑप्शनल के लिए बेसिक बुक्स दी, वो उसके बाद वही किया, नोट्स। कौन सी बुक्स? जैसे मैंने बताया अभी सिलेबस में वो बुक्स हैं। अच्छा, एक और बुक है जो
पेपर 1 में बहुत हेल्प करती है। तफ़हीम शेर अदब अख्तर रियाज साहब की, वो यूपी में ही ऑफिसर है, उन्होंने लिखी है इसी एग्ज़ाम के लिए, यूपीपीसी मतलब IAS IPS एग्ज़ाम और UPSC और यूपी प्रोविंशियल सर्विसेज के लिए अख्तर रियाज साहब की। और वो 2 जिल्दें हैं, उसको हमने पढ़ा बहुत अच्छे से और बहुत मदद की उस किताब ने। बाकी एक अलीगढ़ के प्रोफेसर है, उन्होंने लिखी है लिंग्विस्टिक उर्दू लिसानियात के ऊपर एक किताब है, उसको हमने पढ़ा था। उसके अलावा दक्कनी उर्दू के लिए एक अलग से हमने किताब पढ़ी थी। और तो इसी तरह से मतलब जो भी कुछ था उसका हमने बुक्स को एक पर्टिकुलर टॉपिक पे एक किताब पढ़ा, उसके बाद उसी किताब को बार बार पढ़ा और इतनी बार पढ़ा कि वो याद हो गया। और फिर उस याद होने के बाद हमने नोट्स बनाए। ये नहीं कि किताब को याद होने के बाद नोट्स बनाए जी, ऐसा नहीं कि किताब को नोट्स बना दिया। ये बहुत अच्छा किया जी। बाजीचाए अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। आप अगर इस फ़लसफ़े पे गालिब का है ये शेर कि बाजीचाए अतफाल मतलब ये दुनिया जो है वो मेरे लिए बच्चों का बागीचा है जिसमें बच्चे खेल रहे हैं। मैं सिर्फ सबको देखता हूँ, कुछ मेरे क्रिटिक होंगे जिसको तनकीद निगार कहते हैं, वो हर वक्त कहेंगे इससे कुछ नहीं हो पाएगा लाइफ में, ये कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे, आपके रिश्तेदारों में भी हो सकते हैं, आपके दोस्त अहलो अयाल जो लगता है वो, या करीबी। लेकिन उसके बाद ऐसे भी कुछ लोग हैं जो आपको इस तैयारी में कंटिन्यूटी बनाने में, बरकरार रखने में जो है मदद करते हैं। ऐसे लोगों की आपको बहुत ज़रूरत है। जैसे मेरे वालिदैन ने हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे वालिद का कहना था बेटा घर मकान कुछ भी बिक जाए लेकिन तैयारी आपको उम्मीद नहीं छोड़नी और लगे रहना है। फैमिली में अगर सब फैमिली का सपोर्ट है आपको और बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, हमेशा से हम जहाँ भी रहा बहुत अच्छे दोस्त मिले, शम्स मिले, सबूर मिले, फरमान भाई मिले, अब्बास भाई मिले, और भी बहुत सारे, सलाम भाई और दीपक, ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त मिले। जहाँ मैं रहा उन्होंने मेरे हमेशा से हौसला अफजाई की। उन्हें मुझ में ये दिखता था कि नहीं आपका होगा, बस ऊपर वाले का हुक्म नहीं हुआ है। आपने क्योंकि तैयारी करके रखी हुई है, मेंस की हर चीज़ आपको अच्छे से आती है, लिखना आता है। और जो कहा जाए कि आप टाइम से पहले, मेरा ऑप्शनल का पेपर जो था वो 5-5 मिनट पहले पूरे कर लिए थे मैंने। दोनों पेपर 5-5 मिनट पहले, हिंदी का पेपर मेरा 3 मिनट पहले। तो वो यही है कि आप अच्छा उसके लिए मेहनत बहुत ज़रूरी, क्योंकि 6 घंटा आपको लिखना है पेपर। उसके लिए आपको ये है कि मतलब हम लोगों ने क्या किया था, एक दफ़ा मैं और शमशाद भाई थे, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने मतलब ये किया कि जो पेपर थे उनको 3-3 पेपर लिखे एक दिन में, यहाँ प्रैक्टिस के टाइम। अच्छा। अब आप 9 घंटा एक पेपर ऑलरेडी लिख के जा रहे हैं और वहाँ जाके सिर्फ 6 घंटा लिखना है, तो आप मुझे बताइए कैसे आपके हाथ में दर्द होगा, कैसे सिंक्रोनाइजेशन नहीं बनेगा और कैसे आप दूसरों को देख के खुश होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पहले पेपर हो गया और पूरा हो गया। और मुझे जो है अभी असिस्टेंट म्यूनिसिपल कमिश्नर सहायक नगर आयुक्त जिसको कहते हैं वो पोस्ट मिली है। बहुत अच्छी पोस्ट है और सब लोग बधाइयाँ दे रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं, लोग मिलने आ रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। मगरिब का वक्त था, रिज़ल्ट आया एकदम 19 तारीख को। अच्छा। और हम लोग मतलब घर वाले सब खाना खा रहे थे दस्तरखान पे बैठ के, हम लोग, मैं अकेला जो है लेटा हुआ था, चेक कर रहा था कि PDF आने वाली है। इत्तेफाकन क्या हुआ, एकदम से आई, हमने सर्च किया, अनवर नाम लगाया और उसमें नाम आ गया। रोल नंबर चेक किया तो ये हुआ कि चलो हमारा पूरा कंफर्म कर लिया जी। उसके बाद हमने वालिद साहब से कहा कि मेरा हो गया, बस इतना। अच्छा। जो घर में शोर हुआ है, मेरे वालिद साहब आधा घंटा रोए लगभग खुशी से, मतलब लगा के गले कि भाई बहुत बढ़िया, हमें उम्मीद थी तुम्हारा होगा, तो बहुत खुशी हुई। अब मेरा यही है आगे जो भी मेरे मतलब भाई हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ जामिया के मेरे दोस्त हैं, आमिर है, फैसल है, खालिद है, अदील है, अज़ीम है, जमा हैं, अली भाई हैं, मैं उनके लिए यही दुआ है कि इंशाअल्लाह ताला आप लोग बिल्कुल लगे रहिए और इंशाअल्लाह ताला आपका ज़रूर नंबर आएगा। बहुत टेक्निकल चीज़ें बताई है और इनसे बात करें मुझ में खुद एक एनर्जी और एक फ्रेश फील कर रहा हूँ। शेर व शायरी सुनने के बाद ऐसा लगता है। अनवर, आपको मैं दिल से दुआ देता हूँ कि आप आगे और बढ़ें, तरक्की करें, इसी तरह मुस्कुराते रहें, अपने परिवार का, अपने प्रदेश का और इस देश का नाम रोशन करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया V2 मीडिया।